नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे तमिलनाडु, केरल और मूल तौर पर अमूमन जो भारत के दक्षिणी हिस्से के राज्य हैं उनके बारे में हमारी बहुत कम जानकारी है। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि साउथ के स्टेट ये हैं वो हैं, बहुत प्रगतिशील हैं। केरल के बारे में कहा जाता है मोस्ट लिटरेट्स आर। उसी तरह जब गाली गलौज करनी हो तो भारत के उत्तरी हिस्से के राज्यों को गोबर पट्टी, काऊ बेल्ट और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। जैसे तमिलनाडु में पता नहीं गायें नहीं होती हैं, या कर्नाटक में नहीं होती हैं, या केरल में नहीं होती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वहां इनको खाने वाले भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद। लेकिन तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री बने जोसेफ, बहुत दिनों तक मंथन चला। अंत में कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया और कांग्रेस के समर्थन से वह सरकार बनी हुई है। कल 18 मई को तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री श्रीमान जोसेफ जी ने एलटीटीई के दुर्दांत आतंकवादी को बधाई दी, श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। वेलुमुल्लाई प्रभाकरन, जी हाँ, ये वही दुर्दांत आतंकवादी है जिस पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ओरिजिनल जो पप्पू थे, विषधर के बाप, उनकी हत्या का आरोप है। वैसे पप्पू पर एक बार सार्वजनिक तौर पर श्रीलंका की नेवी वाले एक जवान ने भी ये किया था, हमला किया था। लेकिन कल उन्होंने ही उसको पूरी तरह से श्रद्धांजलि दी, भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कहा मुल्लाईविकल को हम हमेशा याद रखेंगे, और समंदर के ऊपर जो उस पार जो हमारे तमिल भाई हैं, हम उनको भी याद करते हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले सोनिया माई ने और प्रियंका माई ने, मतलब ये लोग मायनो परिवार के जो ये लोग हैं, ये लोग न केवल उससे मिलने गए थे उसके हत्यारों से, बल्कि उन्होंने उसको माफ भी कर दी। और ये कह के पूरी, अब इनको शर्म भी नहीं है। एक उत्तर प्रदेश में अजय राय हैं जो मुख्तार अंसारी से जाके मिलते हैं अपने भाई के हत्यारों से, और एक ये परिवार है जो प्रभाकरण की जो संस्था है एलटीटीई, जो बाकायदा भारत सरकार से प्रतिबंधित है, उस एलटीटीई से जाके गलबहियां करते हैं। उसको जो श्रद्धांजलि देता है विजय, उसके साथ मिलकर सरकार में है, और पूरी निर्लज्जता के साथ वो सरकार चल रही है। उसमें राहुल विंची गए भी थे शपथ ग्रहण में, भले ही किसी भी मंत्री ने या किसी भी शपथ लेने वाले ने इनको मुड़कर भी नहीं देखा। सब विजय के पैरों में झुक रहे थे, लेकिन ये मूर्खों की तरह वहां दांत चियारे हुए खड़े थे, और एक आध को हाथ भी बढ़ाया, लेकिन वो हाथ हवा में ही रह गया, और यो यहाँ दांत चियारे हुए पाए गए थे। तमिलनाडु को अक्सर मॉडल स्टेट कहा जाता है, लेकिन यह सच है नहीं। सबसे पहले तो बात करें इसके सामाजिक ताने बाने की, तो वहां द्रविड़वाद के नाम पर जो क्रिश्चियनिटी फैलाई गई, वो एक बड़ा कदम है जिसने पूरी तरह से वहां हिंदुत्व को अलग कर दिया है। और अभी कहा जा रहा है कि 85% वहां हिंदू हैं। मुझे इस आंकड़े में घोर आपत्ति है, क्योंकि वहां फिर जोसेफ विजय बना हुआ है, वहां स्टालिन उदयनिधि बना हुआ है, वहां करुणानिधि बना हुआ है, जबकि ये सब के सब ईसाई हैं। खुद रामास्वामी क्या था? रामास्वामी भी ईसाई था, लेकिन रामास्वामी की कहानी बाद में। पहले ये ओवररेटेड राज्य जो है वो देखा जाए कि तमिलनाडु पर फिलहाल 10,71,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 10,71,000 करोड़ रुपए, और ये सब के सब फ्री बीज और तमाम चीजों में जाते हैं। ब्याज का भुगतान वो केवल 62,456 करोड़ रुपए सालाना कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? ये महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक मिल रहा है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वादा किया है भाई ने। महिलाओं के लिए
यात्रा हो रही है, लैपटॉप है, फ्रिज है, नकद ट्रांसफर, सोना, साड़ी, तमाम चीजों, और इन सब ने राजकोषीय घाटे को, बोझ को चरम पर पहुंचाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में जो कहा जाता है कि वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर नॉट लाइक गोबर पट्टी, जैसे कुछ दिनों पहले तक बंगाल की ये हवा थी। बंगाल हमारा अलग है, बंगाल ऐसा नहीं है। तो तमिलनाडु या केरला जो कहता है कि मोस्ट लिटरेट, सर केरल की भी पोल पट्टी खोलूंगा मैं, लेकिन पहले तमिलनाडु। अपराध और जातिवाद के मामले में ये राज्य नंबर 1 अगर नहीं है तो शीर्ष के 2-3 राज्यों में शामिल है। 2019 से 23 के दौरान दलितों पर अत्याचार में 67% की बढ़ोतरी हुई है। यह देश में सबसे ज्यादा वृद्धि है। ये द्रविड़वाद के नाम पर क्या हो रहा है, ये जरा यहाँ के दलित हित चिंतकों को सोचना चाहिए। 67% एट्रोसिटीज बढ़ी हैं तमिलनाडु में पिछले 5-6 साल में, और ये दावा करते हैं कि ये हिंदुत्व को डिसमेंटल करेंगे और ये तमाम चीजें करेंगे। कुल मामले 25 तक, 2025 पिछले साल तक 11,117 ऐसे देखे गए, और सजा कितनों को मिली? केवल 406 को। यानी कन्विक्शन रेट क्या है? 3.06%, मात्र 3% कन्विक्शन होता है। और 2024 का एनसीआरबी का अगर आप डेटा देखें तो 1770 मामले शेड्यूल्ड कास्ट पर हुए हैं, 137 रेप केस हैं, और इसमें कन्विक्शन रेट केवल 11.9% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 33.9% है। यह सीधे तौर पर दिखाता है कि सामाजिक न्याय का दावा कितना खोखला और कितना वाहियात है। इसके अलावा जरा आते हैं उस तथाकथित पेरियार, पेरियार का मतलब तो खैर पूज्य होता है, लेकिन उस रामास्वामी पर, चरकटे, लुच्चे, लोफर और जो क्रिमिनल रामास्वामी पर, तो ये जो पेरियारवाद और ये तमाम चलता है, तो रामास्वामी ने ब्राह्मणों के नरसंहार का आह्वान किया कि जाति मिटानी है तो 1000 ब्राह्मणों को मारना होगा। 1957 में अग्रहारम जलाया, ब्राह्मणों की हत्या की अपील की, यहां तक कि संविधान जलाया, संविधान जलाने की बात की। नेहरू ने इसको क्रिमिनल, ल्यूनेटिक और परवर्टेड माइंड कहा, और कहा कि इसको पागल खाने में डालना चाहिए। काश कि उसने थोड़ी हिम्मत दिखाकर ये काम कर दिया होता है। तमिल ब्राह्मणों का बड़े पैमाने पर पलायन हो चुका है, और वे अमेरिका में दिखते हैं, बेंगलुरु में दिखते हैं, तमिलनाडु में नहीं दिखते हैं। अब कुछ हवा की बातें की जाती हैं कि भाई सबसे ज्यादा उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा निर्यात है, फलाना है, चिलाना है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, वगैरह वगैरह, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल हब के मामले में इसको हमेशा भारत से बताया जाता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र इनसे तुलना करेंगे तो तमिलनाडु अब बहुत पीछे जा चुका है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स में ये 5वें स्थान पर है। जी हाँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, गुजरात, और फिर कर्नाटक, और तब ये आते हैं भाई साहब। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में कर्नाटक से ये पीछे हैं। इनको सॉफ्टवेयर का जो मामला था, जो कहा जाता था सत्या नडेला से लेके तमाम चीजों के बावजूद, चूंकि तमिलनाडु में ये फैक्ट्रियों पर हमला कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं, इसलिए इनोवेशन में ये कर्नाटक से पीछे चले गए। ऑटो हब में चेन्नई और तमाम लोग, ओरगडम जो है क्लस्टर, वो मजबूत हैं, लेकिन गुजरात बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसने इंडियाज टॉप कार हब का दर्जा भी पा लिया है। भारी कर्ज, पॉपुलिस्ट योजनाएं सब मिलजुल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दबा रही हैं। और इन सब के बावजूद मतलब ये है कि एक छवि निर्माण की जाती है कि भाई तमिलनाडु बड़ा शानदार राज्य है, बड़ा ये है। अब
अगर इनके यहाँ से, चूंकि मंदिर इकोनॉमी ने इनको संभाला हुआ है, सबसे ज्यादा मंदिर हैं और सबसे ज्यादा वहां से आय होती है, ये लोग 1969 से 70-80 तक ये मंदिरों का सोना पिघलाते हैं और उससे तमाम विधर्मियों को पालते हैं, पोसते हैं। धर्म की ये हालत है कि तिरुपति में इनको गाय की चर्बी वाला प्रसादम में मिला देते हैं, लेकिन इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। तो तमिलनाडु में हिंदुओं की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है, और तमिलनाडु जो है वो एक मोस्ट ओवररेटेड और तमाम तरह की बातें हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख ने अभी जो किया है श्रीलंकाई तमिलों के साथ एकजुटता दिखाने के नाम पर, उन्होंने मुल्लिवक्कैल रिमेम्बरेंस डे पर पोस्ट किया है कि हम मुल्लिवक्कैल की यादें अपने दिलों में संजोए रखेंगे और समुद्र पार रहने वाले तमिल भाइयों के अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। भाई साहब, 1991 में एलटीटीई ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी, ऐसे आरोप लगे थे, ऐसे लोग गिरफ्तार हुए थे, तमाम चीजें। 1976 में प्रभाकरन ने यह संस्थान बनाया था, 30 वर्षों तक ये लड़ता रहा, और 2009 में श्रीलंकाई सेना ने कुत्ते की तरह, आवारा खजहे कुत्ते की तरह प्रभाकरन को मार गिराया था। ये एकमात्र तमिल है, हालांकि इसको भी लोग कहते हैं कि क्रिप्टो क्रिश्चियन था, और चूंकि उसके ऐसे सबूत नहीं है इसलिए मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन इसको जो फंडिंग होती थी कनाडा से, यूके से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और कई नॉर्डिक देशों से भी, वो सारी की सारी इसने एक समानांतर सरकार बना रखी थी। इसके अपने हवाई जहाज थे, अपनी आर्मी थी, ये पूरा का पूरा एक तंत्र चला रहा था। ये तमाम पैसे कहाँ से आते थे? और श्रीलंका को अस्थिर करने के पीछे क्या ईसाई मिशनरियों का हाथ नहीं था? अभी का जो है, ठीक है, डायस्पोरा नेटवर्क से आप लेते थे पैसा, लेकिन वो कितना पैसा आपको दे देंगे? अभी अगर मान लीजिए कि बिहारी कोई ये कहे, या खालिस्तानी ही जो चला रहे हैं, वो खालिस्तानी नेटवर्क केवल और केवल बाहर गए सिखों से पैसा लेके थोड़े ना हो रहा है। अधिकांश देते भी नहीं है, जो देते हैं वो भी कितना दे देंगे? इतना तो नहीं ही दे देंगे कि 30 वर्षों तक आप युद्ध लड़ते रहे। तो तौर पर इसमें फिर विदेशी ताकतें सक्रिय होती हैं, विदेशी लोग सक्रिय होते हैं। लेकिन तमिलनाडु के साथ जो 3-4 बातें कही जाती हैं कि वह सामाजिक न्याय का अग्रगण्य है, वह सामाजिक सौहार्द का ये है, उसको मैंने तथ्यों के साथ आपके सामने ये किया है। तमिलनाडु दरअसल अगला बंगाल है, तमिलनाडु दरअसल अगला असम है। वहां की बातें चूंकि ज्यादा छन कर नहीं आ रही हैं, आप यकीन मानिए कि अगले चुनाव में अगर वैसी सख्ती बरती गई और उस तरह से अगर एक बार भाजपा वहां आई किसी भी तरह से सत्ता में, तो फिर आप देखिएगा कि ऐसी ऐसी चीजें आएंगी वहां से छन कर, और ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में हिंदू बस अब कहने को रह गए हैं। वो अब बहुत अल्पसंख्यक हैं, और जो ये हमें छलावा दिखाया जाता है कि तमिलनाडु इंडस्ट्री में एक नंबर है, अभी है, वो सब पुरानी चीजें अभी भी थोड़ी बहुत चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से फैक्ट्रीज में अनरेस्ट को ये बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से फ्रीबीज के नाम पर सरकार कंगाल हो रही है, जिस तरह से 10 लाख करोड़ के कर्ज में है, बहुत जल्द ही टूट जाएगा ये तमिलनाडु का मिथक, जैसे पंजाब का टूट चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात और इस तरह के बाकी राज्य, जैसे हिमाचल को कांग्रेस ने दिवालिया कर दिया, जैसे तमाम इस तरह की चीजें हैं, वो सब की सब एक साथ आएंगी और वो सब की सब ये बताएंगे कि तमिलनाडु का जो पूरा छद्म है, पूरा जो मामला है, वह खत्म होने वाला है। और तब हम फिर से वीडियो करेंगे। ये इस सीरीज में, दक्षिणात्य राज्यों की सीरीज में, ये पहला मेरा वीडियो है। इसके बाद भी हम जरूर करेंगे वीडियोस, और
व्यालोक वाणी पर जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम वह बनाए रखिए। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो QR कोड भी है और नीचे नंबर्स भी चल रहे हैं। तो अब हमने आपके सहयोग के लिए अपने दरवाजे और अपनी बाहें खोल दी हैं। तो जिसको भी जितना सहयोग करना है वो कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे छोटे से वीडियो के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम।